बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर इसका 18 और 19 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये सोल्व करने हैं हमने। तो 18 क्वेश्चन की रीडिंग देखें। एसी सोर्स सप्लाई, एक एसी सोर्स है, मतलब एसी करंट देने वाली कोई मशीन है, यानी कि कोई जनरेटर समझ लें। अब वोल्टेज ऑफ वी वोल्टेज जो है वो उसकी, ये उसने पोलर फॉर्म हमें बता दिया है, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बताई है। वोल्ट टू आ सर्किट, एक सर्किट को वो देता है विद इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को जी से ज़ाहिर किया उसने, और यहाँ पर उसने कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में दिखाया, पोलर फार्म नहीं दिखाई। तो बस समझो ये कार्टेशियन फार्म दिखाई है। कैलकुलेट करंट इन पोलर फार्म, करंट हमने मालूम करना है, करंट का मतलब है आई हमने इसमें से मालूम करना है। तो जैसे ये पोलर फार्म दी हुई है, इसको भी हम पोलर फार्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद करंट का फार्मूला लगाकर हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो इसने हमें वोल्टेज बताई है वो हम लिख लेते हैं। वोल्टेज V बराबर है इसमें 120 समझ लो ये R है, और इसके जो कोस π/4, फिर प्लस आयोटा साइन, ये भी ज़ाहिर है सेम एंगल होता है, π/4। तो ये हमें वोल्टेज उसने बताई है। उसके बाद उसने हमें इम्पीडेंस दी है, यानी कि जी दिया है। तो इम्पीडेंस को उसने जी से ज़ाहिर किया है, इम्पीडेंस जी इज इक्वल टू, वो हमें उसने बताया 1 प्लस आयोटा √3/2 ये दिया है। और उसने हमें कहा है कि करंट आई फाइंड करके दिखाएं। तो करंट हमने फाइंड करना है, और करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है, ये हमने फाइंड करना है। और हम फार्मूला इसका जानते हैं, फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फार्मूला इसका बनता है V इज इक्वल टू आई जी, V इज इक्वल टू आई जी, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें से क्योंकि हमने आई फाइंड करना है, ये आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई को हम इधर ही छोड़ देते हैं। आई को अगर इधर ही रहने दें तो V/जी, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, आई के साथ इधर आकर डिवाइड हो गया। तो हम समझो कि वोल्टेज को हमने इम्पीडेंस पे डिवाइड करना है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई यानी कि करंट आ जाएगा। तो अब इम्पीडेंस को पहले आपने पोलर फार्म में लेकर जाना है, क्योंकि उसने करंट जो है वो पोलर फार्म में मांगा है। उसने कहा है जो आंसर देना है वो पोलर फार्म में देना है, तो इस वजह से हमें इसको भी पोलर फार्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग जानते हो कि पोलर फार्म क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पोलर फार्म लिख देता हूँ। पोलर फॉर्म PF, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर भी, कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर जी हो तो उसकी पोलर फार्म होती है R, और फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा और साइन थीटा। तो ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फार्म होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हम पहले करना सीख चुके हैं बहुत डिटेल से। अब इसमें देखें R जो होता है वो क्या होता है। R के बारे में हमने पढ़ा था कि R जो है ना वो बराबर होता है Z का मॉडुलस। Z के मॉडुलस को R कहा जाता है, और वो किसके बराबर था, x² प्लस y²। Z का मॉडुलस x² प्लस y² होल अंडर रूट के बराबर होता है। यहाँ से आपके पास R आ जाएगा, और फिर और आपको cos थीटा तो हमने मालूम करना होता है। थीटा आपके पास आएगा, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y/x, थीटा इसके बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने मालूम कर लेनी है। तो लिहाजा हमारा कोई सा भी जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में चला जाएगा। अब हम अपना कम्प्लेक्स नंबर जो z है वो पिक करते हैं। z हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, वो बराबर है 1 प्लस आयोटा √3/2 है। अब इसको आप अलग-अलग से कर लो, तो 1/2 प्लस आयोटा √2, ये हमारा जी बन गया। कार्टेशियन मेथड में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो पहले हमें इसका आर निकालना होगा। इसका आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए क्या करना है, आर इज इक्वल टू जी का मॉडुलस ले लेना है। अब इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, 1/2 इसका एक्स है, तो एक्स की जगह पर हमने यहाँ पर पहले फार्मूला लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इसका एक्स क्या है, ये वाला जो हिस्सा है 1/2 ये एक्स है इसका, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर देते हैं। और y क्या है इसका, 3√/2 इसका y वाला हिस्सा है। अयोटा के बाद वाला जो हिस्सा होता है इमेजिनरी पार्ट वो y लिया जाता है, इसका भी स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा r आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। और इधर से 3 का अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर लेते हो, नीचे फिर 2 का भी अलहदा से स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर पूरे का था ना, इसी वजह से दोनों का अलहदा कर दिया। अब 1/4 ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो सिर्फ 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसको अब सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा अंडर रूट इसकी फाइंड कर लेते हैं। ये अंडर रूट है, डिवाइड ना समझ लेना इसको। अब अंडर रूट फाइंड करें तो 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आना है। जब एलसीएम कॉमन लेकर आ जाता है तो तब ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाते हैं, 1 + 3 अंडर रूट। अब 1 + 3 4 होएगा, 4/4 अंडर रूट। 4/4 एक दूसरे के साथ डिवाइड होकर 1 आ जाएंगे और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो लिहाजा आर हमारे पास 1 आ चुका है। तो आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट आ चुकी है। अब हमें और किसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा बराबर है tan इनवर्स y/x। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, tan का इन्वर्स लेना होगा। y वैल्यू हमारी क्या है, y हमारी है 3/2 अंडर रूट, इसको y कहा जाता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप tan थीटा ऐसे ही लिख लो, tan इन्वर्स ऐसे ही लिख लें, और 3/2 ये हमने y लिख दिया। नीचे x लिखना है, तो x क्या है, 1/2x है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप इनको इन्वर्ट कर लो, tan इन्वर्स ये हमारा थीटा चल रहा है, तो tan इन्वर्स में क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम की सेम ऐसे ही लिख लोगे, नीचे 3/2 और नीचे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये उलट हो जाएगा, 2/1 ऐसे उलट कर ये लिख लेंगे। जिसको 2 को 2 के साथ काट दो तो हमारे पास सिर्फ 3/रूट आंसर आता है। tan इन्वर्स हमने लेना है सिर्फ 3/रूट का, तो 3/रूट का अगर हम tan इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब आप tan इन्वर्स निकालते हो 3 का, तो ये आपके पास एंगल आंसर आता है 60 डिग्री। डिग्री में आपके पास 60 आता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो पाई की शक्ल में, तो आपको पता है कि आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे 180 के साथ, तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180। अब 0 के साथ 0 काट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं चले काट कर दिखा ही देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। तो अब आंसर क्या आया, π/3 हमारा एंगल थीटा आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट जब हमारे पास थीटा भी आ गया π/3 और हमारे पास आर भी आ गया 1, तो हम पोलर फार्म में लिख सकते हैं इसको। तो पोलर फार्म में लिखने के लिए ये हमने पोलर फार्म का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पोलर फार्म के फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पर मैं आंसर इसका लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखें, पोलर फार्म में जब हमने लिखना है
आर हमारा 1 आया, 1 लिख देते हैं, डॉट लगा लेते हैं। और कोस थीटा हमारा आया है π/3, यहाँ π/3 लिख देते हैं, प्लस अयोटा साइन थीटा फिर से वही π/3। तो ये पोलर फार्म में हमारा कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जी वाला। तो जी भी पोलर फार्म में आ गया और ऊपर से वॉल्यूम कह रहा हूँ वोल्टेज भी पोलर फार्म में हमारे पास मौजूद है। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट करंट के लिए हमने फार्मूला पहले बनाया हुआ है, I इज इक्वल टू V/Z है हमारा फार्मूला। इसको आप फार्मूले को ऐसे लिख लो, I इज इक्वल टू V/Z। ऊपर आप वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दो और नीचे आप जी की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास जवाब आ जाएगा। वोल्टेज की हमारा आंसर क्या आया वोल्टेज का, वो उसने हमें पहले दिया हुआ था, वो उसने बताया था 120 और 120 पोलर फार्म में है और कोस है। जिस स्टूडेंट ये वोल्टेज की हमने वैल्यू लिखनी है 120 कोस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। तो ये वोल्टेज की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कोस π/4 प्लस अयोटा और साइन π/4, ये कम्प्लेक्स नंबर एक ऊपर आ गया। और जी वाला जो हमने कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फार्म बनाया है, जी वाला वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो 1 डॉट लिख लें, कोस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। ये 1 ना भी लिखें तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 आया था पोलर फार्म में शो करने के लिए सिर्फ मैं 1 लिख रहा हूँ। तो 1 डॉट कोस ये π/3 आया हमारे पास। यहाँ पर हमें ब्रैकेट बनानी है और प्लस अयोटा साइन इसका भी π/3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फार्म में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। Z1 डिवाइड बाय Z2 हो रहा है, तो इसका मतलब है Z1/Z2 वाला हम फार्मूला लगा देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर को दो को डिवाइड किया जाता है, Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, उसका हमें लिखना होता है जो पोलर फार्म में जो दोनों होते हैं उनको लिखना होता है। यानी कि हमें लिखना होता है R1, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, R1 फिर कोस डिवाइड में पहले नंबर लिखना है, कोस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। फिर नीचे आता है R2, तो इसका आता है कोस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फार्म में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड होकर इकट्ठे हमें क्या दे देते हैं, वो मैं इकट्ठे का भी फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इकट्ठे से ये बन जाता था R1/R2 और साथ आपने लिख देना है कोस के बाद आपने लिखना होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, फिर प्लस अयोटा साइन के बाद भी वही थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ब्रैकेट क्लोज करनी होती है। तो ये इसका फार्मूला है। हम अब इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस ये मैंने अपना कम्प्लेक्स नंबर लिख लिया फ्रैक्शन की शक्ल में, यानी कि कोशेंट की शक्ल में। अब आई का हमने जवाब निकालना है। तो आई के लिए 120 को अगर 1 पे डिवाइड करते हो तो 120 ही रहता है, 120 आ जाएगा। और कोस थीटा 1 π/4 है माइनस थीटा 2 π/3 हो गया। तो क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लिख देते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, बड़ी ब्रैकेट। फिर प्लस का साइन लगाते हैं,
प्लस का साइन, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब साइन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, आयोटा साइन थीटा 1 यानी कि π/4 और माइनस π/3, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। तो ये हमारा फार्मूला लग गया। अब इसको फार्मूले के मुताबिक सोल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है। फ्रैक्शन को अगर प्लस माइनस का साइन हो उनके दरमियान तो उस तरीके से हमें सोल्व करना है। यहाँ पर मैंने आई लिख दिया, 120 सेम का सेम ही रहेगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, कोस थीटा भी सेम लगा दिया, और छोटी ब्रैकेट के अंदर ये 4 और 3 का आपने एलसीएम लेना है। जब 4 और 3 का एलसीएम लेते हो तो क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है तो इसलिए आपको इसका आंसर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 12 हमारा एलसीएम आता है। अब इस 12 को आपने अंदर रखना है और 4 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि 12 को मैंने अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, 3 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 3 आया इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ। ऊपर क्या है पाई, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ। मल्टीप्लाई इसको पाई के साथ किया तो आंसर क्या आएगा, यहाँ ले देते हैं 3 पाई। जो 3 पाई आएगा आंसर, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 पाई। फिर ये माइनस का साइन सेम लगा दिया। अब 12 को अंदर आके इस 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो दोबारा देखें, 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 4। ये जो 4 है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया यानी पाई के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई। इस तरह 4 पाई आंसर आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 4 पाई। ये ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दी। अब ये प्लस का साइन और इसी तरह आयोटा साइन लिख दिया। यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए थी, यहाँ पर ब्रैकेट आनी है, ये ब्रैकेट यहाँ पर आनी है। यहाँ ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ये 4 3 का इसका भी दोबारा एलसीएम लोगे, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ही यहाँ पर होना है। तो इसको मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये 12 एलसीएम आना है। और जैसे यहाँ पर आया 3 पाई माइनस 4 पाई, तो ऐसे ही आ जाना इसके अंदर भी। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब यहाँ से ये सेम आएगा 120 और कोस, ये 4 पाई में से 3 पाई निकाला तो 1 पाई बचा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ये भी बनाते हैं, माइनस π/12 और प्लस आयोटा साइन, ये भी आ जाएगा माइनस π/12। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इनके आंसर बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब एक बात याद रखें, अगर कोस माइनस थीटा हो तो वो बराबर होता है कोस थीटा के। तो इस असूल के मुताबिक आप इसको ऐसा लिख सकते हो 120, ये हमारे पास आया ना करंट, 120 कोस माइनस π/12 को सिर्फ आप π/12 लिख दोगे, क्योंकि इसका जो माइनस थीटा होता है वो थीटा के बराबर ही होता है, इस वजह से। और ये प्लस और ये माइनस मिलकर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। और अगर साइन थीटा में माइनस थीटा आ जाता है तो वो शुरू में आ जाता है। तो ये बड़ी तफसील से मैंने बातें बताई हुई हैं, ये आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। पुरानी फर्स्ट ईयर में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे ये साइन चेंज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को सवाल की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, यही हमारी बुक का आंसर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 की रीडिंग देखें। एन AC करंट सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस ऑफ G3 - 6 आयोटा। एक AC सर्किट है, मतलब ये कि ये भी समझो कोई जनरेटर है और इम्पीडेंस ये दे रहा है G = 3 - 6 आयोटा की। तो ये रेक्टेंगुलर फार्म में यानी कि कार्टेशियन फार्म में हमें उसने कम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जो है ना वो रेजिस्टेंस ही होती है, ओम में मेजर करते हैं। एंड इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्टेज से जोड़ा गया उसको वोल्टेज सोर्स से, और वो V बराबर था 90 + 30 आयोटा।
तो ये वोल्ट में उसने दिया, हमें वोल्टेज दे दी। तो ये भी उसने रेक्टेंगुलर फार्म में दिया है हमें कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कार्टेशियन फार्म में ही है। फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फार्म। करंट जो मालूम करके देना है आपने, एक रेक्टेंगुलर फार्म में देना है और दूसरा पोलर फार्म में, दोनों शक्लों में आपने करंट निकाल कर देना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने डाटा निकाल लिया है। जी हमें जो इम्पीडेंस उसने दिया है 3 - 6 अयोटा दिया, और वोल्टेज 90 + 30 अयोटा दिया है। तो हमने करंट को मालूम करना है रेक्टेंगुलर फार्म में और पोलर फार्म में। तो हमें करंट का फार्मूला आता है, करंट आई बराबर हमने अभी फार्मूला से निकाला है, आई = V/G, यानी कि वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस। ये करंट का फार्मूला है जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो डी स्टूडेंट इनको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। वी हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है उसने 90 + 30 अयोटा, और उसने हमें जी दिया है 3 - 6 अयोटा। तो आप इसको फर्दर सोल्व कर लो, आप सोल्व कर सकते हो। आप पहले इसे सिंपली ऐसे कर लें कि ऊपर से भी कॉमन ले लें। ऊपर से 30 कॉमन आ रहा है क्योंकि 90 और 30 सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं 30 पे। तो 90 को 30 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, और 30 को 30 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, यानी कि यहाँ पर अयोटा बच गया। और इधर से 3 और 6 से 3 पे डिवाइड हो सकते हैं तो 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आया, यहाँ पर 2 अयोटा बच गया। ये 3 और 30 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो 30 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आ गया 10, और यहाँ पे आया 3 + अयोटा, और नीचे सिर्फ बचा है 1 - 2 अयोटा। तो अब नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर दोगे, डिवाइड भी। तो इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देते हैं। 1 + 2 अयोटा ऊपर भी आ गया, नीचे भी 1 + 2 अयोटा आ गया। अब ये दोनों फार्मूला इसके ऊपर लग जाएगा, a - b, a + b, a² - b², और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 10 × 3 + अयोटा × 1 + 2 अयोटा, और नीचे फार्मूला लगा देते हैं 1 का स्क्वायर a - b, a + b, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला में लिख देता हूँ कि a - b और a + b होता किसके बराबर है, a² - b² के बराबर होता है। तो ये मैंने इस तरह से इसको इकट्ठा कर दिया। अब ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करने होंगे, 10 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 10 को बाहर ही पड़ा रहने दो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लो। 3 को बाहर रखा, 1 + 2 अयोटा ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस अयोटा को बाहर रखा और 1 + 2 अयोटा को ब्रैकेट में लिख दिया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर वाले का ये काम हो गया, और नीचे वाले का 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -2 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 और अयोटा का इकट्ठा स्क्वायर है, रहता कर दिया। अब ऊपर से क्या आएगा, 10 तो ऐसे ही रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही रहा, और 3 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6 अयोटा आ गया। अयोटा को 1 से किया तो अयोटा ही रहा, और अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा स्क्वायर बन गया। ये 2 अयोटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, और नीचे 1 का 1 ही आया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब इधर देखें तो 10 ऐसे ही रहा, ऊपर वाले हिस्से में 3 और 3 भी ऐसे ही लिखा, और प्लस 6 अयोटा और 1 अयोटा 7 अयोटा बन जाएंगे, 7 अयोटा लिख दिए, प्लस 2 ऐसे ही लिखा, और अयोटा स्क्वायर -1 लिख दिया, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 1 माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 = 4, ये हमने लिख दिया। तो जिस ऊपर क्या बनता है, ऊपर ये बन रहा है कि 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 3 भी ऐसे ही लिखना पड़ा, प्लस 7 अयोटा भी ऐसे ही, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, और नीचे 1 + 4 = 5 बन गया। अब
10 को भी ऐसे ही रहने दें और 3 में से ये 2 निकालना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा प्लस 7 आयोटा और नीचे 5 आया। अब 5 को काट देते हैं इसके साथ, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 2 आ गया और 1 प्लस 7 आयोटा आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 7 2 ज़ा 14 आयोटा। ये हमारा आई का आंसर आया है और किस में आया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगल की शक्ल में ये मिल गया है। तो डियर स्टूडेंट ये रेक्टेंगुलर फार्म में आ गया। अब इसी को अगर आप पोलर फार्म में कन्वर्ट कर लो तो आपको करंट का आंसर पोलर फार्म में मिल जाएगा। अब इसको पोलर फार्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये कि हम इसके अंदर से निकालते हैं एक थीटा और एक निकालते हैं आर की वैल्यू। डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको हमने पोलर फार्म में लेकर जाना है। पोलर फार्म में लेकर जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोलर फार्म होती क्या है। पोलर फार्म अगर आपने इसकी निकालनी है तो पोलर फार्म है जो आई है आपका, ये इस तरह से जाना चाहिए, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसके अंदर ये जाना चाहिए। इसका मतलब है हमें पहले आर मालूम करना है फिर थीटा मालूम करना है। आर के बारे में हम जानते हैं कि आर क्या होता है। आर होता है जी का मॉडुलस, यानी कि यहाँ पर आई है हमारा कम्प्लेक्स नंबर तो आई का मॉडुलस आ जाएगा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं और वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और उसका अंडर रूट होता है। तो लिहाजा अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई है वो 2 है, इसका एक्स और 14 उसका वाई है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा आर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 14 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट 196। अब इन्हें प्लस कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 200 का हमने निकाल लेना है। तो 200 का आंसर क्या आता है वो अगर इसको कन्वर्ट करते हो 200 को आप सिंपल लेकर जाते हो तो 200 जो है 200 जो होता है ना वो होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो लिहाजा आप इस शक्ल में से बाहर निकाल लो। 10 जो है अपना स्क्वायर ख़त्म करके बाहर आ जाएगा, जब आपका 2 अंडर रूट में आ जाएगा तो आर आपके पास ये आ गया। अब आर निकालने के बाद और हमें निकालना है थीटा। तो थीटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पर tan इनवर्स y यहाँ पर क्या है हमारे पास, y यहाँ पर 14 है और x जो यहाँ पर ये जो होता है ओटा के साथ वो y होता है और 2x होता है। तो x है 2, रियल नंबर को x लिया जाता है, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 7। अब हमने tan इनवर्स निकालना है 7 का। तो डियर स्टूडेंट अगर आप tan इनवर्स लेते हो 87 का तो ये हमारे पास आता है 7 का लेते हो तो ये आता है 81.87 डिग्री। ये हमारे पास इसका एंगल थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब आर की जगह हमने क्या लिखना है, वो लिखना है 10√2 और कॉस थीटा की जगह पर हमने क्या लिखना है 81.87 प्लस आयोटा साइन 81.87। तो ये हमारा जवाब आ गया पोलर फॉर्म में भी। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगले जो सवाल हैं वो इतने करने के काबिल नहीं है, इस वजह से वो नहीं किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।